हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जो 2000 का पेपर सॉल्व कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं 60 क्वेश्चन से। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगा आप लोगों को कि ट्राई कीजिए कि पहले क्वेश्चन से आप सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आ रहे हो। अचानक से 60 क्वेश्चन से देखना स्टार्ट मत कर दीजिएगा, ठीक है। 60 क्वेश्चन से देखेंगे, यहाँ से आपको समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। बट इस वीडियो बनाने का मेरा जो एक्चुअल पर्पस है कि आपको प्रॉपर तरीके से ट्रिक सिखाना, पहले क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक एक सीक्वेंस में बेसिकली पेपर को सॉल्व करना, ताकि आप प्रॉपर तरीके से लॉजिकल गेसिंग को इंटरनलाइज कर पाए और उसे समझ सके कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। कोई क्वेश्चन के पीछे का रीजन क्यों है, हम लोग क्यों इस तरीके के ट्रिक्स को यूज करते हैं इस क्वेश्चन के पीछे। तो वो आप तभी समझ पाएंगे जब आपने पहले क्वेश्चन से इसे फॉलो किया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। यूपीएससी ने पूछा था कि ये जो आपका टर्म है सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन का, सिक्स्थ एक्सटिंक्शन जिसे कहा जाता है, वो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली, तो वाइड स्प्रेड मोनोकल्चर, इजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली आंसर पे आता हूँ मैं इसका। रीजन बीइंग, आपने कोई भी एक बेसिक मैगजीन पढ़ा होगा, विजन आइज के मैगजीन भी अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी दिया गया था कि सिक्स्थ मार्च एक्सटिंक्शन हो रहा है। आपने पढ़ा होगा ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो आपका बेसिकली मतलब इतने ज़्यादा इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है या फिर ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन आ रही है, सब कुछ जो सिचुएशन बेसिकली प्रिवेलेंट हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हो रहा है, तो उसी से रिलेटेड था ये। तो इसका आंसर है आपका ये मैनकाइंड्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटाट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स, पॉल्यूशन एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो ये पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगर कोई भी बेसिक मैगजीन आपने पढ़ा होगा तो उसमें कवर किया गया था ये। 61 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बेसिकली यूपीएससी में पूछा था कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको बताना है कि IRNSS जो है वो 3 सैटेलाइट यूज करता है इन जियो स्टेशनरी और 4 सैटेलाइट यूज करता है इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स, ठीक है। अब करता है कि नहीं करता है मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको पता होगा। फिर IRNSS जो है वो कवर करता है इंटायर इंडिया, पहला फैक्ट, एंड अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर, दूसरा फैक्ट। एक ही स्टेटमेंट में दो एक्सट्रीम वर्ड, इंटायर इंडिया, पूरे इंडिया को, और दूसरा बोल रहा है कि 5500 स्क्वायर फीट बियॉन्ड इट्स बॉर्डर, ठीक है। और 5500 स्क्वायर फीट एकदम रॉ फैक्ट है इसमें, ठीक है। सेम स्टेटमेंट में दो फैक्ट आएंगे, स्टेटमेंट रॉन्ग होगा 56 बार मैंने आपको बता चुका है। तो ये सोच करके आप 2 का एलिमिनेट कर सकते थे। जैसे आपने 2 का एलिमिनेट किया, आंसर या तो ए होगा या तो डी होगा। जनरली नन ऑफ इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद फुल ग्लोबल कवरेज बाय द मिडिल ऑफ 2019। तो ये नहीं है, ये भी यहाँ पे भी एक रॉ फैक्ट दिया हुआ था 2019 का, तो ये भी थर्ड भी नहीं होगा, थर्ड भी गया आपका, और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। कि IRNSS जो है उसका 3 सैटेलाइट होता है और 4 सैटेलाइट होता है आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, और जियो स्टेशनरी में 3 सैटेलाइट होता है। अच्छा, यहाँ पे भी आपको डाउट आना चाहिए, ठीक है। एक डाउट आपको आना चाहिए कि यहाँ भी तो फैक्ट दिया हुआ है, IRNSS जो है 3 सैटेलाइट है और जियो सिंक्रोनस में, और 4 सैटेलाइट है जियो, मतलब ये आपका सिंक्रोनस में 4 है और जियो स्टेशनरी में 3 है। तो यहाँ पे भी तो दो फैक्ट दिए हुए हैं, तो इसका भी तो रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी हाई है, ठीक है। तो ये सोच करके भी ये क्वेश्चन टफ हो जाता था। तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना ही बेस्ट बनता है, ठीक है। अगर डायरेक्टली पता है तो अटेम्प्ट कीजिए, डायरेक्टली नहीं पता है तो 61 जैसे क्वेश्चन को स्किप करने में भलाइए। पर इसमें एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप, ये ट्रिक थोड़ा रिस्की ट्रिक है, बट अगर आप यूपीएससी का 5-7 साल का पेपर अच्छे से सॉल्व करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि 10 में से 9 बार ये ट्रिक राइट हुआ है। और जाकर के चेक कीजिएगा, मैं अभी बोल रहा हूँ ना, आप जाकर खुद से चेक कीजिएगा कि ये बात सही है कि नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को निकालिएगा और देखिएगा कि ये ट्रिक सही में लग रहा है कि नहीं है। जब भी यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, कि जब भी यूपीएससी में इस तरीके के ऑप्शंस आते हैं ना, 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली और नन, तो अक्सर आप पाएंगे आंसर हमेशा ए और डी में से ही छुपा होता है। जहां पे भी नन दिया रहेगा और वहां पे 1 ओनली दिया होगा तो आंसर हमेशा 1 ओनली होता है। जाकर के आप खोल करके देखिएगा ये ट्रिक। मैं वापस जो कह रहा हूँ समझिएगा, यूपीएससी में जहां पे भी ये ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं, वहां पे अगर किसी में नन दिया हुआ है, डी में नन दिया हुआ है और यहाँ पे ए में दिया 1 ओनली, तो आंसर हमेशा 1 ओनली होगा। मतलब जो सिंगल एक लाइन वाला जो आंसर होता है वही आंसर होगा। मान लीजिए अगली बार कोई यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट फ्रेम करता है और फिर नीचे ऑप्शंस दिया है 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली या नन, तो आंसर हमेशा 2 ओनली होगा। ये हमेशा यूपीएससी का, ये जनरली यूपीएससी का एक ट्रिक है जो आप बाकी पेपर्स में लगा करके देख सकते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चंस में आप निकाल करके देखिएगा कि ये जो मैं कह रहा हूँ सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। तो ये सोच करके ए मार्क करेंगे, आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा 1 ओनली। और ये 2 मैंने आपको बताया, 2 आप आराम से यहाँ से एलिमिनेट कर सकते थे। 2 को आपने एलिमिनेट किया, 3 को आपने एलिमिनेट किया, आंख बंद करके आपने मार्क किया 1 और आपका आंसर वही निकल करके आएगा। ये बात पता होना चाहिए। ये थोड़ा रिस्की है, ट्रिक अपने हिसाब से लगाइएगा। ये 61 क्वेश्चन के लिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है।
ये पर 10 में से 9 जगह आपको ये देखने को मिलेगा, इस ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप खुद से इवैल्यूएट कीजिएगा, उसके बाद बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। 62 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ये कि लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द अबव होता है, आंख बंद करके मार्क करना है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी करता होगा 0.00001% भी करता होगा, पर करता है ना, तो अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग, ठीक है, एक्सपैंड करना ये नियम ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ के जनरल वाइब आ रहा होगा, ठीक है। मैटर वेब सीट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम, तीनों पढ़ करके पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहे हैं, पढ़ करके जनरल वाइब आ रहा है, आंख बंद करके मार्क करना है, वाइब पहचानना है, पॉजिटिव वाइब आ रहा है, मार्क करना है, आगे बढ़ना है, सिंपल सी बात है। इसका आंसर डी है, 1 2 एंड 3 सारे के सारे स्टेटमेंट्स राइट है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ये जीएम क्रॉप्स के बारे में कि विथ रेफरेंस टू जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जो है बेसिकली जीएम मस्टर्ड डेवलप्ड इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये आपका जीएम मस्टर्ड जो है हैज द जीन ऑफ ए सॉइल बैक्टीरियम। अब सॉइल बैक्टीरियम का होता है, किसी और का होता है, नहीं पता, मान लीजिए मुझे। दैट गिव द प्लांट द प्रॉपर्टी ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट टू ए वाइड वैरायटी ऑफ पेस्ट, ठीक है, अब पता नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट, अगर सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि जीएम मस्टर्ड हैज द जीन दैट अलाउ द प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। पढ़ के लग रहा होगा कि यार कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, अगर हम लोग उसमें कोई एक एडिशनल फीचर ऐड करते हैं, मान लीजिए मस्टर्ड था, उसमें अगर हमने जीएम मस्टर्ड बनाया, उसे जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, तो कुछ तो बेटर हुआ होगा, कुछ तो बढ़िया चीज हुआ होगा, कुछ तो फीचर्स ऐड हुए होंगे। सेकंड स्टेटमेंट क्या दे रहा है, हैज द जीन दैट अलाउ द प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो कुछ तो बेनिफिट हुआ होगा, कुछ तो एड ऑन हुआ होगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन करने लगा, पहले नहीं कर रहा था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ कर बहुत पॉजिटिव वाइब आएगा, बहुत जनरल स्टेटमेंट लग रहा है, बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है, तो टू स्टेटमेंट राइट है। थर्ड अगर आप पढ़ेंगे जीएम जो मस्टर्ड है उसको कौन डेवलप किया है, तो जॉइंटली बाय आईएआरआई एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हाफ फैक्ट आईएआरआई, यहाँ पे हाफ अनदर फैक्ट। एक स्टेटमेंट के अंदर दो, और यूपीएससी का आदत है हमेशा ये जॉइंटली दो ऑर्गेनाइजेशन दे देगा, एक कोई और रहता है, एक कोई और रहता है, जबरदस्ती बना देगा दो ऑर्गेनाइजेशन की, ये दोनों ने किया, जबकि वो दोनों ने किया ही नहीं होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपको पता है कि ये रॉन्ग है, दो एक स्टेटमेंट में दो फैक्ट है, आंख बंद करके मार्क करना है कि वो स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। थर्ड को आप जैसे एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से 3 गया, यहाँ से 3 गया, यहाँ से 3 गया, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा 2 ओनली। सोचने की भी जरूरत नहीं है, 2 ओनली मार्क करके आगे बढ़ जाना है। तो इसका आंसर 2 होगा। और ये बेसिकली आपका सॉइल बैक्टीरियम का होता है कि नहीं होता है, इसको आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्टली आंसर मिल गया यहाँ से कि 2 ओनली इज द राइट आंसर, ठीक है। कि जो जीएम मस्टर्ड होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है, और उसके बाद में ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और आई जो है उसने ज्वाइंटली मिल करके इसे डेवलप नहीं किया है, ठीक है। 64 क्वेश्चन देखेंगे। यूपीएससी ने पूछा था ये कि बेले टू एक्सपेरिमेंट जो है, जो न्यूज़ में था उस टाइम पे, वो बेसिकली क्या चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, क्या चीज़ से एसोसिएटेड है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होगा, इसका होगा आपका बेसिकली पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। तो उस टाइम पे बी मेशंस जो है बेसिकली उसको स्टडी करने के लिए ये बेले टू एक्सपेरिमेंट था, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था बी मेशन को लेकर के, तो ये आपको पता होना चाहिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, पता है, तो हमें पता है, कुछ पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, तीनों में से आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में तो पता ही होगा। क्रिप्टो करेंसी इतना न्यूज़ में रहता है, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम, पॉल्का डॉट, माना, हजारों तरीके की क्रिप्टो करेंसी ऑल टाइम न्यूज़ में रहते हैं, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उससे एसोसिएटेड आपने पढ़ा ही होगा। तो 2 जो है वो आपका राइट है, ठीक है। तो 2 है, सी बी राइट होगा या तो सी आंसर होगा, डी होगा नहीं, रीजन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड है नहीं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने काटा यहाँ पे, अगर 1 नहीं है आंसर, तो यहाँ से डी गया और यहाँ से ए गया, तो या तो आंसर बी होगा या तो आंसर सी होगा। क्रिस्पर कैस9 जो पार्टिकल फिजिक्स नहीं है, आपने पढ़ा होगा, क्रिस्पर कैस9 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, और क्रिस्पर कैस9 के बारे में यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आपको पता होगा क्रिस्पर कैस9 जो है बेसिकली वो एक जीन एडिटिंग टूल है, ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर है बेसिकली। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी रॉन्ग है, तो जैसे आप थर्ड को हटाएंगे 2 ओनली डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। ऐसे भी ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। बिटकॉइन के बारे में आपको पता ही था, ठीक है, तो 2 आपको पता था। क्रिस्पर कैस9 के बारे में आपको पता था। तो मान लीजिए बेले टू एक्सपेरिमेंट के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, यूपीएससी को कोई इंटरेस्ट भी नहीं था बेले टू एक्सपेरिमेंट के बारे में आपसे पूछने का, यूपीएससी क्रिस्पर कैस9 के बारे में आपसे जानना चाहता था। तो अगर आपको पता है कि जो क्रिस्पर कैस9 है ये एक मॉलिक्यूलर सीजर है, अगर आपको ये बात पता था कि ये पार्टिकल फिजिक्स नहीं है, तो आप डायरेक्टली 3 को एलिमिनेट करते हैं, आपको डायरेक्टली आंसर मिलता है 2 ओनली, भले आपको पहला पता हो चाहे नहीं पता हो, तो ये पता होना चाहिए था, इजी क्वेश्चन था ये। फिर यूपीएससी ने कार्बन फर्टिलाइजेशन के ऊपर में क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स कार्बन फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे दिया गया इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, या तो फिर इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशंस। देखिए पढ़ करके कार्बन फर्टिलाइजेशन से आपको समझ में आ गया होगा, कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कुछ आपका बेसिकली
ये क्या कहते हैं प्लांट ग्रोथ या फिर अर्थ वर्थ से रिलेटेड आपको ऐसा फील आ रहा होगा, ठीक है। अगर थर्ड, आप सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट एलिमिनेट करेंगे, थर्ड वाला, इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशन एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ये कार्बन फर्टिलाइजेशन का एसिडिटी ऑफ ओशन से क्या रिलेशन, आपको पढ़ के लगेगा कि ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वाहियात स्टेटमेंट है, जानबूझ करके एग्जामिनर ने फ्रेम किया है आपको घुमाने के लिए, ठीक है। तो थर्ड रॉन्ग है। फोर्थ अगर आप पढ़ेंगे कि एडेप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बींग्स ऑन अर्थ टू द क्लाइमेट चेंज ब्रॉट अबाउट बाय द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। एक तो ऑल लिविंग बींग्स ऑन अर्थ, देखते ही आपको समझ में आएगा एक्सट्रीम वर्ड है, ऐसे ही आपको पता है कि रॉन्ग होता है एक्सट्रीम वर्ड्स, ठीक है। और सारे के सारे लिविंग बींग्स ऑन अर्थ को हम लोग एडेप्ट कर देंगे क्लाइमेट चेंज से, पढ़ के लग रहा है ये भी स्टेटमेंट बनावटी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज हुआ होगा या तो ए से या तो बी से। ऐसे में जितने कार्बन इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे कार्बन फर्टिलाइजेशन हो गया, कार्बन सिंक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, ग्रीन कार्बन क्या होता है, ब्लू कार्बन क्या होता है, ऑलरेडी यूपीएससी ने ब्लू कार्बन के बारे में पूछ लिया है, ठीक है। उसके बाद में आपका कार्बन ऑफसेटिंग क्या होता है, इंटरनल कार्बन प्राइस क्या होता है, ये सब जितने भी है शंकर आईएएस में दिया गया है, वो हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। कार्बन एक ऐसा टॉपिक है, कार्बन के टर्म्स का मैं बात कर रहा हूं बेसिकली, जो यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है। 2021-22 के पेपर में भी यूपीएससी ने कार्बन के ऊपर में क्वेश्चन पूछा था, तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए कार्बन की जितने भी टर्म्स है एज इट इज आपको पता होना चाहिए। तो कार्बन फर्टिलाइजेशन होता क्या है, देखिए अगर सिंपल टर्म से बताओ तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, अगर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, तो उसके कारण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है। रीजन बीइंग क्योंकि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और ऑक्सीजन देती है, इतना पता होगा आपको, ठीक है। तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ज्यादा बायोमास बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू इंक्रीज इन बायोमास, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू इंक्रीज इन वाटर यूज एफिशिएंसी, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ना फोटोसिंथेसिस का, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा कि इंक्रीज प्लांट ग्रोथ होगा ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो ये इजी क्वेश्चन था, अगर आपने शंकर आईएएस में पढ़ा होता तो उसमें भी कार्बन के जो टर्म्स दिए हैं उसी में कवर था, तो ये 65 का ये आंसर है। फिर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, ये पूरा एकदम ज्ञान दिया था भर करके, अगर आप पढ़ेंगे आपको बेकार में इसको पढ़ने से वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो पढ़ के फायदा नहीं है, पर आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा इसे। इसका आंसर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। बेसिकली यूपीएससी पूछ रहा है कि क्या करोगे, कैसे क्या करोगे, ठीक है। जैसे व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस एंड लॉक द डोर, लाइट्स वाइट्स सब कुछ जलने लगेगा, ये करने लगेगा, तो कैसे आप कंट्रोल करोगे, तो ये सब बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स का काम होता है। तो इजी क्वेश्चन था ये, पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा, इसके लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। फिर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि विथ रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वेफर्स यूज्ड इन फोटोवोल्टाइक यूनिट्स। फैक्ट दिया हुआ है थर्ड लार्जेस्ट है। अभी मैंने बताया आपको फैक्ट यूपीएससी में गलत होता है, यूपीएससी ने देखा होगा लार्जेस्ट है, या फिर यूपीएससी ने देखा होगा कि प्रोडक्शन ही नहीं करता है, बैठ करके बना दिया थर्ड लार्जेस्ट है। पहला देखते ही दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि फैक्ट है, स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजों का डेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ऑयल सीड्स में इंडिया का क्या रैंकिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। कंज्यूम करने में ऑयल सीड्स को इंडिया का क्या रैंकिंग है, प्रोड्यूस करने में क्या है, जैसे फोर्थ नंबर है ऑयल सीड्स प्रोड्यूसर में इंडिया, और थर्ड है सबसे बड़ा कंज्यूमर ऑयल सीड्स का इंडिया। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो पता होना चाहिए। बट बैठ करके सोलर पावर प्रोडक्शन में इंडिया का क्या रैंक है, यूपीएससी को कोई दिलचस्पी नहीं पूछने, और जानबूझ करके स्टेटमेंट रॉन्ग होगा ये। तो फर्स्ट को आप एलिमिनेट कर देंगे, थर्ड लार्जेस्ट नहीं है। इनफैक्ट सोलर पावर जो है वो प्रोडक्शन होता ही नहीं इंडिया में, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये एक पता होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब सोलर पावर प्रोडक्शन इन द सेंस ये सिलिकॉन वेफर्स जो है ना यूज्ड इन फोटोवोल्टाइक यूनिट्स, ये नहीं होता है इंडिया में। दूसरा, जो सोलर पावर का टैरिफ है उसको कौन डिटरमाइन करता है, तो दिया गया यहाँ पे कि जो सोलर पावर का टैरिफ है दे आर डिटरमाइंड बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा फैक्ट, सोलर यूपीएससी का आदत है, ये बात आपको ध्यान में रखिएगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी चीज, एक जो चीज नहीं होता उसमें जबरदस्ती डाल देगा, ये करता है। दिया होगा कि सोलर पावर टैरिफ जो है उसको कोई और डिटरमाइन कर देगा, यूपीएससी दे देगा, इसमें डिटरमाइन कर देगा। आदत है यूपीएससी का कि ये चीज जो है दिया है कि कोई और एक्ट में इंट्रोड्यूस है, यूपीएससी दे देगा वो इस एक्ट में इंट्रोड्यूस है, वो किसी और मिनिस्ट्री में कवर होता है, यूपीएससी देगा वो इस मिनिस्ट्री में कवर होता है। जानबूझ करके फैक्ट वाला स्टेटमेंट हमेशा यूपीएससी में रॉन्ग होता है। अगर आपको पता होता है यहाँ पे फैक्ट है, थर्ड है, रॉन्ग होगा, फैक्ट है, यहाँ पे डिटरमाइन जो है कोई और करेगा, यूपीएससी ने दे दिया ये करेगा, ये सोच करके आप टू को भी एलिमिनेट करते हैं, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता, नीदर वन और नीदर टू। समझ में आ रहा होगा कुछ चीजें कह रहा हूँ। जो सोलर पावर टैरिफ होती है बेसिकली उसको डिटरमाइन करने का काम रेस्पेक्टिव जो स्टेट एसईआरसीज होते हैं, मतलब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो होते हैं, वो बेसिकली आपका सोलर पावर टैरिफ को रेगुलेट करता है। तो ये बात पता होना चाहिए, जो एसईआरसीज होते हैं स्टेट रेस्पेक्टिव स्टेट के जो इलेक्ट्रिक आपके रेगुलेटरी कमीशन होते हैं, वो बेसिकली ये सब चीज को देखते हैं।
दूसरा आपको एक और पॉइंट है जो आने वाले टाइम पे यूपीएससी पूछ लेगा सोलर टैरिफ के बारे में, कि सोलर टैरिफ जो है ना वो बेसिकली दिया जाता है रिवर्स बिडिंग मैकेनिज्म के जरिए में। तो इसीलिए जो सोलर टैरिफ है ना वो बहुत सस्ते में दिया जाता है, क्योंकि सबसे चीपेस्ट बीडर को ढूंढा जाता है कि सबसे सस्ता बीडर कौन है जो बिडिंग कर रहा है, और उसे चूज करके हम लोग सोलर टैरिफ दे देते हैं। तो ये बात पता होना चाहिए। फिर 68 में यूपीएससी ने पूछा था कि जो स्टेपल कमोडिटीज है ऑफ एक्सपोर्ट का बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल, क्या क्या एक्सपोर्ट होता था बेसिकली। तो देखिए इसमें भी सीखने की बात है। इसमें अगर आप देखेंगे, मान लीजिए नहीं है, लॉजिकल गेसिंग आपको अप्लाई करना है, ठीक है, कि अगर आप देखेंगे रॉ कॉटन जो है वो ए में भी दिया हुआ है, ठीक है, रॉ कॉटन, डी में भी अगर आप देखेंगे कॉटन दिया हुआ है, ठीक है, और कहीं पे आपको कॉटन देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ए में भी ओपीएम दिया है लास्ट में और डी में भी ओपीएम दिया है लास्ट में, इसका मतलब आंसर या तो ए होगा या तो आंसर डी होगा, बी और सी आंसर नहीं होगा। अब आपको ए और डी में से कंफ्यूजन था कि दोनों में से कौन सा एक को मार्क करना है। तो अगर आपको पता होगा तो पता होगा कि यार ए और डी को पढ़ेंगे तो ऑयल सीड के लिए तो आपको फीलिंग नहीं आ रही होगी। इंडिया तो ऑयल सीड में ऐसे भी आप देखेंगे कि अभी भी हम लोग इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, आपको मैंने बताया भी था कि मलेशिया इंडोनेशिया से हम लोग ऑयल सीड्स बहुत ज्यादा इंपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, तो एडिबल ऑयल को जब बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं टू बी प्रिसाइज। तो पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ए आंसर नहीं होगा, बच्चा आपके पास में एक ही ऑप्शन, दैट इज डी, कॉटन सिल्क सॉल्पेट्रे और आपका ओपियम। तो कहने की बात ये है कि दो जो सिमिलर स्टेटमेंट्स होते हैं वो दो सिमिलर स्टेटमेंट्स ढूंढना होता है, और वो दो सिमिलर स्टेटमेंट में एक आंसर होता है एक नहीं होगा। तो वो आपको पता होना चाहिए चार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के टर्म्स में, ठीक है। तो बी आंसर नहीं है, सी आंसर नहीं है, इसका डायरेक्टली आंसर आपको मिल जाएगा डी है, कॉटन सिल्क सॉल्पेट्रे और ओपियम, ठीक है। और ये आपका रॉ कॉटन ऑयल सीड्स और ओपियम जो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। 69 हम लोग देखेंगे, यूपीएससी ने चंपारण सत्याग्रह के ऊपर में क्वेश्चन पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स स्टूडेंट्स एंड वीमेन इन द नेशनल मूवमेंट, यार ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन, वो भी चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि गांधी जी नए नए आए थे उस टाइम पे 1914-15 का पीरियड में आप पढ़े होंगे, ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो उस टाइम पे ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन की बात की हो, सेंस नहीं बनता है, ठीक है, तो ए आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर पढ़ेंगे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया इन द नेशनल मूवमेंट, ये भी नहीं है। ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, इनफैक्ट कि आपको पता ही होगा, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह का मेन इशू ही क्या था कि तीन खतिया सिस्टम आपने पढ़ा होगा कि 3/20 ऑफ द लैंड में कहा गया था कि इंडिगो कल्टीवेशन करना है, उसी को लेकर के इशू अराइज होता था, ठीक है। तो ये तीन कटिया सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वो पीजेंट्स अनरेस्ट हुआ था, जिसके कारण बहुत मैसिव स्केल में फिर पीजेंट्स पार्टिसिपेट करते आप देखेंगे। तो जॉइन ऑफ पीजेंट्स अनरेस्ट टू द इंडियाज नेशनल मूवमेंट, तो ये चंपारण सत्याग्रह का है। इसी के साथ साथ जो बाकी के आपके मूवमेंट हो गए, मतलब 1917 के बाद आप पढ़ेंगे गांधी जी के, जैसे खेड़ा सत्याग्रह हो गया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वर्कर लोग का जो होता है वो हो गया। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और डी अगर आप देखेंगे, ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स, एक्सट्रीम ड्रास्टिक, ठीक है, देखते ही डी आपको एलिमिनेट कर देना चाहिए था। तो इस स्टेटमेंट मान लीजिए नहीं भी पढ़ा होता तो आप लॉजिकली कैसे डिड्यूस करे होते। सबसे पहले ड्रास्टिक डिक्रीज को हटाते आप, कि ड्रास्टिक एक्सट्रीम वर्ड है। पहला ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन भी हटाते, यार ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलता है अगर कहीं ना कहीं, तो फिर आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ेंगे 1930 में, तो उस टाइम पे आपको देखने को तभी थोड़ा बहुत मिलता है कि अलग अलग जगह से लोग डांडी मार्च करने के लिए जाते हैं, जैसे तमिलनाडु से सी राजगोपालाचारी जाते हैं, ठीक है, आप देखेंगे कि आसाम से चंद्रप्रभा सैकियानी जाते हैं, ठीक है, केरला से के कलप्पन जाते हैं। तो अलग अलग जगह से फिर भी आपको वहां पे देखने को मिलता है डांडी मार्च के टाइम पे। बट 1917 में चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन हो, तो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, और प्लस ऑल इंडिया है, एक्सट्रीम वर्ड दिया है ऑल, ठीक है। तो ये सोच करके आप ए को हटाते, डी को हटाते, आंसर या तो बी होता है या तो सी होता, और इसका आंसर पीजेंट्स अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट था। इजी क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन और देखेंगे, यूपीएससी ने पूछा था कि हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर्स ऑफ द हिंद मजदूर सभा एस्टैब्लिश्ड इन 1948। तो ये बेसिकली अगर आपको डायरेक्टली पता था तो ठीक है, वरना टफ क्वेश्चन था, कोई लॉजिकली आप इसको डिड्यूस नहीं कर पाते। इसका आंसर है अशोक मेहता, टी एस रामानुजम और जीजी मेहता। इस क्वेश्चन से सीखने का ये मतलब है कि यूपीएससी हिस्ट्री में वर्किंग क्लास मूवमेंट, पीजेंट्स रिवॉल्ट, ठीक है, एजुकेशन वाले टॉपिक हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ये वर्किंग क्लास मूवमेंट का क्वेश्चन है, हिंद मजदूर सभा। अगर आपने उस एरिया को पढ़ा होता जिसमें ऑल इंडिया बेसिकली आपका ये क्या कहते हैं एआईटीयूसी के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल के बारे में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में, फिर आप हिंद मजदूर सभा के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे आप श्रमजीवी करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है भारत श्रमजीवी करके, उसके बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है। जितने भी ट्रेड रिलेटेड एक्ट्स हैं, जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926, ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट, तो ये सब जब आपका सीक्वेंस कंप्लीट हो जाता है वर्किंग क्लास मूवमेंट का, उसके बाद में इस तरीके के क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे, क्योंकि यूपीएससी का आजकल आदत हो गया है वर्किंग क्लास मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछना, ट्राइबल रिवॉल्ट के बारे में क्वेश्चन पूछना, पीजेंट्स रिवॉल्ट के बारे में क्वेश्चन पूछना। ये सब जो हम लोग
टाइम स्पेंड करने बेसिकली आपका जो कोर हिस्ट्री होता है 1857 के बाद से उसको पढ़ने में, उससे क्वेश्चन एक दो आता है, और जो बाकी के जो एरियाज है पेरिफेरल एरियाज वहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, और वो क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो ये हिंद मजदूर सभा स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ते तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कहने का ये मतलब है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन 71 कि विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया, तो स्थानकवासी जो सेक्ट है वो किसको बिलोंग करता है, ठीक है। अब आपको कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो, सबसे पहले आप देखते ही सी और डी को एलिमिनेट कर देंगे कि यार वैष्णविज्म आंसर और शैविज्म आंसर कभी नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी का इंटरेस्ट है बुद्धिज्म जैनिज्म ये सब के बारे में क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो या तो ऐसा बुद्धिज्म होगा या तो जैनिज्म होगा। तो स्थानकवासी जो है बेसिकली दोस्तों ये आपका जो श्वेतांबर जैनिज्म है ना उसको बिलोंग करता है, ये जैनिज्म भी श्वेतांबर टू बी प्रिसाइज। तो बेसिकली ये मूर्ति पूजा नहीं करते, आइडल वर्शिप पे विश्वास नहीं करते। जो स्थानकवासी सेक्ट वाले लोग होते हैं वो बोलते हैं कि अगर निर्वाणा प्राप्त करना है, बेसिकली इनलाइटनमेंट केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, इनलाइटनमेंट अगर प्राप्त करना है तो आइडल वर्शिप इज नॉट द वे, ठीक है। मूर्ति पूजा करके आप नहीं कर सकते, कहने का वो मतलब है। तो ये लोग आइडल वर्शिप पे विश्वास नहीं करते थे स्थानकवासी लोग। जैसे बुद्धिज्म में आपने पढ़ा होगा महायान और हीनयान के बारे में, ये महायान वाले बोलते हैं कि गौतम बुद्ध जो है उसे हम लोग भगवान मानते हैं, तो गौतम बुद्ध की हम लोग पूजा करेंगे। हीनयान वाले बोलते हैं कि गौतम बुद्ध इज हीन, मतलब बेसिकली बुक्स पूजा करेंगे, बट हम लोग आइडल वर्शिप पे विश्वास नहीं करते हैं। तो वो सेम कॉन्सेप्ट स्थानकवासी वाला भी आपको जैनिज्म में देखने को मिलता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर जैनिज्म होगा। फिर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि विथ रेफरेंस टू द कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि व्हाइट मार्बल जो है वो यूज किया जाता है बुलंद दरवाजा में और कानखा में, वो भी फतेहपुर सीकरी में। एक ही स्टेटमेंट में तीन तीन फैक्ट कि व्हाइट मार्बल बुलंद दरवाजा में है, एक तो ये पूछ रहा है कि है कि नहीं, 1/2 हो गया यहाँ पे फैक्ट। फिर कानखा में है कि नहीं है पता नहीं, फतेहपुर सीकरी में जो दोनों लोकेशन है कि नहीं है, अब है कि नहीं है नहीं पता, बट इतने सारे फैक्ट है तो स्टेटमेंट बन रहे होंगे। दूसरा आप देखेंगे कि रेड सैंडस्टोन और मार्बल दो दो चीज दिया हुआ है, वो भी यूज इन बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा, वो भी लखनऊ में। मतलब दूसरे स्टेटमेंट में भी तीन तीन चार चार फैक्ट दिए हैं, मतलब दोनों आंख बंद करके मार्क करेंगे कि डी आंसर है, नीदर वन नॉट टू, मतलब दोनों के दोनों राइट नहीं होने वाले। रीजन बीइंग एक स्टेटमेंट में दो फैक्ट जहां दिए मैंने आपको बता दिया कि यार वो स्टेटमेंट रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। तो ये रेड सैंडस्टोन बेसिकली बुलंद दरवाजा में यूज होता है। आप देखेंगे कि बुलंद दरवाजा के बारे में आपने पढ़ा भी होगा अकबर के टाइम पे, कि जब अकबर ने गुजरात के ऊपर में विक्ट्री पा लिया था तो फतेहपुर सीकरी में फिर अकबर ने बनाया था, ठीक है। तो ये बात पता होना चाहिए। और हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज्यादा फैक्ट हैं, आंख बंद करके मार्क करना है नन ऑफ दी अबव, ठीक है। एक स्टेटमेंट में दो तीन फैक्ट है, आंसर हमेशा नन ऑफ दी अबव होता है, उतना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से हमने ऊपर में कौन सा क्वेश्चन किया था, अभी हमने 72 किया था। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स इलैबोरेटली डिस्कस्ड अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें दिया यूपीएससी ने फ्रैंकोइस बर्नियर, जीन बैप्टिस्टे टैवर्नियर और जीन दे थेवेनॉट और अबे बार्थ ये जो भी ये नाम यार प्रोनाउंस ही नहीं हो रहा है, बार्थेलेमी कैरे, जो भी यूपीएससी ने पूछा है बेसिकली ये जो भी। तो इसका आंसर फिर अब इसमें ट्रिक आप लगाएंगे क्या, ए और डी को सबसे पहले मैं एलिमिनेट करता, रीजन भी बी जीन से स्टार्ट हो रहा है, सी भी जीन से स्टार्ट हो रहा है, पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा, या तो आंसर बी होगा या तो सी होगा, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी देता है। वापस मैं बता रहा हूँ, दो स्टेटमेंट सेम दिए हुए हैं, आंसर वही, दोनों में से एक राइट होता है एक रॉन्ग होता है, दोनों में से एक आंसर होने वाला है। तो फ्रैंकोइस या तो आंसर नहीं होगा, और अबे ये जो आपका बार्थेलेमी कैरे है ये आंसर नहीं होने वाला है, या तो आंसर बी होगा या तो आंसर सी होगा। और दोनों अगर आप पढ़ेंगे तो जीन बैप्टिस्टे टैवर्नियर के बारे में आपने पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रम में कहीं ना कहीं दिया है, आप डायमंड ये सब के बारे में कोई अगर लूसेंट की किताब पढ़ी होगी वहां पे भी ये चीज के बारे में मेंशन रहता है इनके बारे में, ठीक है। जीन दे थेवेनॉट पढ़ करके लग रहा होगा अजीब सा नाम है, और अचानक से यूपीएससी डाल दिया ऐसे ही, थोड़ा आपको पढ़ करके समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सोच करके आप बी मार्क करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा। और जहां पे भी चार ऑप्शंस में से अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दे रहे ना, वो स्टेटमेंट आप कभी, वो क्वेश्चन आप कभी जिंदगी में छोड़ नहीं सकते हैं, उसको आपको अटेम्प्ट करना ही करना होगा। इतना रिस्क लेने की कैलिबर होनी चाहिए एग्जाम टाइम पे, ठीक है। तो बी और सी में से एक आंसर होगा क्योंकि दोनों जीन से स्टार्ट हो रहा है, आंसर बी है इसका, आंख बंद करके मार्क करना है। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें से कौन है आपको बेसिकली बताना है। तो अवलोकितेश्वरा, लोकेश्वरा, मैत्रेय या फिर पद्मपाणि, इसका आंसर मैत्रेय बुद्ध है दोस्तों। मैत्रेय बुद्ध इज अ फ्यूचर बुद्धा। तो ये एक बौद्धिक तत्व है बेसिकली, मैत्रेय बुद्धा जो है वो एक बौद्धिक तत्व है। और आपने बेसिकली मतलब पढ़ा होगा, आप देखे होंगे कि चलिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। घर में हम लोग बहुत सारे आप देखे होंगे कि हमने लाफिंग बुद्धा लगा करके रखते हैं, ठीक है। कि कोई बैग लिए हुए हैं, कोई हाथ उठाए हुए हैं, ऐसे करके आप अलग अलग लाफिंग बुद्धा रखे होंगे।
कोई हेल्थ का इंडिकेशन देता है कि इनको लगाने से हेल्थ अच्छा होता है, कोई वेल्थ का इंडिकेशन देता है कि इसको लगाने से पैसा आता है घर में, ऐसा ऐसा आपने देखा होगा। तो ये सब जो बेसिकली लाफिंग बुद्धा का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी मैत्रेय बुद्धा से ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि मैत्रेय बुद्धा एज ए फ्यूचर बुद्धा, इसीलिए हम लोग लगा करके रखते हैं घर में कि अगर भविष्य में ये क्या कहते हैं लाफिंग बुद्धा हैं, ठीक है, तो वो वेल्थ लेकर के आए, ठीक है। और मान लीजिए अगर हेल्थ वाले जो हैं वो हेल्थ लेकर के आए, ठीक है, कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो मैत्रेय बुद्धा की वो बेसिकली इनकारनेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मैत्रेय बुद्धा जो है एक फ्यूचर बुद्धा है, ठीक है। फिर 75 देखेंगे हम लोग कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। तो पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ऐसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जो एक स्पेक्ट्रम एक चैप्टर है, क्या नाम है उस चैप्टर का, कि ये क्या कहते हैं ब्रिटिश रिलेशंस विद इंडियन स्टेट्स, कि ब्रिटिश का क्या रिलेशन था इंडियन स्टेट के साथ में, जिसमें आप अलग अलग तरीके के चीज़ पढ़ते हैं कि पहले सबऑर्डिनेट टू इक्वालिटी थे, फिर पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस के बारे में पढ़ते हैं, फिर सब्सिडियरी अलायंस के बारे में पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जितने भी चीज़ें हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है, हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, तो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो आपका सब्सिडियरी अलायंस है ये कुछ नहीं था, ये बेसिकली पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस जो था उसी का एक्सटेंशन था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली मेंटेन ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंसेस, ये बात कहा गया था कि बेसिकली जो स्टेट है वो बेसिकली आर्मी मेंटेन करने के लिए पैसा देगा, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स है उन्हें, और वो स्टेट अपना खुद का आर्मी मेंटेन नहीं कर सकता, ब्रिटिशर्स से उनको सपोर्ट लेना ही लेना होगा, कहने का ये मतलब है। टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियन डेंजर, ये भी एक ब्रिटिशर्स का चाल होता है, पता ही होगा आपको, पढ़ा होगा आपने। टू सिक्योर फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, तो कंपनी के लिए कुछ काम नहीं की जा रही थी उस टाइम पे कि एक फिक्स्ड इनकम कंपनी के लिए है। ऐसे भी ब्रिटिश पारामाउंट से स्टैब्लिश हो गई थी, ठीक है, कह दिया गया था कि ब्रिटिशर्स जो है वो सुप्रीम है, ब्रिटिश सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश कर दिया गया था। तो कंपनी के लिए कोई फिक्स्ड इनकम के लिए बात ही नहीं की गई थी। तो सी स्टेटमेंट जो वो रॉन्ग है, और स्टैब्लिश करना ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडियन स्टेट ये राइट है, क्योंकि फिर वो जितने भी स्टेट्स थे वो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स आ गए थे। तो ये इसलिए डी स्टेटमेंट राइट है और सी इसका आंसर नहीं होगा। तो क्या क्या चीजें सब्सिडरी अलायंस में अप्लाई नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टू सिक्योर ए फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, क्योंकि इसके बारे में बात नहीं की गई थी, पता होना चाहिए। इजी क्वेश्चन था ये, सब्सिडरी अलायंस पढ़े होते, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पढ़े होते तो ये क्वेश्चन हो गया होता, कहने का ये मतलब है। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1830 पढ़ के लग रहा होगा कि है, और आपने पढ़ा भी होगा। 1813 एक्ट में 1 लाख रुपए देने की बात भी कही गई थी, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट राइट है। दूसरा अगर आप पढ़ेंगे कि जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823, इसमें भी कहा गया था। ऐसे भी एजुकेशन वाला टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, एजुकेशन, पीजेंट्स रिवॉल्ट, वर्किंग क्लास मूवमेंट, प्रेस, ये जितनी भी चीजें इसे आप छोड़ नहीं सकते। एग्जाम के पहले 2 दिन पहले बैठ करके आपको रिवाइज करके जाना ही होगा ये। फिर ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट का कंट्रोवर्सी, कि इंग्लिश जो है उसे मीडियम बनाया जाए बेसिकली एजुकेशन का, कि नहीं बनाया जाए, वर्नैक्युलर लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया जाए कि नहीं किया जाए, ये आपने कंट्रोवर्सी पढ़ा होगा। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट राइट है, आंसर इसका 1, 2 एंड 3 है। फिर एक क्वेश्चन 77 यूपीएससी ने पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक, ठीक है, कि कोडाई कैनल है, कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश, नैनीताल और रेणुका। देखिए यूट्यूब में अगर आप देखेंगे हजारों जन ने हजारों चीजें बताया कि एटिमोलॉजी से इसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, कि कोडाई कैनल है, कैनल वर्ड जो है वो कनाल से निकलता है, तो ये आर्टिफिशियल लेक है, इस तरीके से। एग्जाम टाइम पे ये सब कॉन्सेप्ट नहीं आता है दिमाग में, सिंपल सी बात है। ये एग्जाम में उस टाइम पे अगर बहुत आपका दिमाग यूनिक है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप सोचते हैं, तो ये सब सोच करके आप इसे मतलब मार्क कर सकते हैं, वरना ये सब क्वेश्चन स्किप करने का होता है, सिंपल सी बात है। तो कोडाई कैनल जो है इसका आंसर है, ये तमिलनाडु में, और ये एक आर्टिफिशियल लेक है। आप इसे कितने एटिमोलॉजी लगा करके सॉल्व कीजिए, या फिर जैसे भी सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन टफ था, नो डाउट सुपर टफ क्वेश्चन था ये, ठीक है। फिर अनलेस आपको एग्जैक्टली नहीं पता इसके बारे में। और बाकी ये जो कोलेरू के बारे में फिर भी आपको पता रहता है कि एक फ्रेश वाटर लेक है, तो ये सोच करके आप बी को एलिमिनेट कर सकते थे कि यार आर्टिफिशियल लेक कम से कम कोलेरू तो नहीं होगा, क्योंकि कोलेरू के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। नैनीताल जो है ये भी आप हटा सकते थे, आपको डाउट होता बेसिकली ए सी और डी में डाउट होता, बी हटा पाते। क्वेश्चन टफ था, इसका आंसर कोडाई कैनल है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगने वाला था, सिंपल सी बात है। अब एटिमोलॉजी से आप 100 तरीके की एटिमोलॉजी बना लीजिए, हर क्वेश्चन में एटिमोलॉजी बन के सॉल्व हो जाएगा, फिर वैसे क्वेश्चन नहीं होता है। हमारा पर्पस ये है कि एग्जाम टाइम पे वो आप कॉन्सेप्ट, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उस टाइम पे आप सोच करके मार्क कर पाते कि नहीं, ये चीजें आपको समझनी थी, ठीक है। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आपको बताना है क्या क्या राइट है, क्या क्या रॉन्ग है। तो इट इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। यूपीएससी का आदत है मिनिस्ट्री को चेंज करना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर आता है, यूपीएससी ने लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट दे दिया। आंख बंद करके वन रॉन्ग मार्क करते डायरेक्टली आंसर मिलता। तो यहाँ 1 रॉन्ग है, तो यहाँ से ए गया, डी गया, आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा, तो 2 दोनों में। It among other things will also impart training in soft skill, entrepreneurship, financial, digital literacy,
पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि बहुत जनरल स्टेटमेंट, और ये होना भी चाहिए, ठीक है, कि ट्रेनिंग ये सब देगा सॉफ्ट स्किल में, एंटरप्रेन्योरशिप में, बहुत जनरल स्टेटमेंट पढ़ करके लग रहा होगा। टू राइट है। तीसरा पढ़ेंगे, इट एम्स टू अलाइन द competencies ऑफ द अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री टू द NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। जनरल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव वाइब आ रहा होगा, पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा, तो 3 भी राइट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेसिकली पहला रॉन्ग है और दूसरा राइट है, तीसरा राइट है। इसका आंसर हो जाएगा C 2 and 3 ओनली, ठीक है। मिनिस्ट्री यूपीएससी में रॉन्ग होता है, आंख बंद करके मार्क कीजिएगा ये चीज, बार बार कह रहा हूँ। यूपीएससी का अगर 10 क्वेश्चन आए, 9 क्वेश्चन में मिनिस्ट्री यूपीएससी ने रॉन्ग दिया है, आप खोल करके जाकर के देख लीजिए 5 पेपर, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो फ्लैगशिप स्कीम है, अब फ्लैगशिप है कि नहीं ये भी नहीं पता मेरे को, मान लीजिए एक फैक्ट है। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, दूसरा फैक्ट है। आंख बंद करके मार्क करना है कि पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, डायरेक्टली आंसर आता है। इजी क्वेश्चन था ये। फिर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था स्वराज्य सभा के बारे में कि 1920 में कौन सा है जिसने अपना नाम चेंज किया था, स्वराज्य सभा हटा करके बेसिकली नाम चेंज कर दिया था। तो इसका आंसर है ऑल इंडिया होम रूल लीग। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये, आपने पढ़ा ही होगा। एनी बेसेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा। स्वराज्य सभा जो है होम रूल लीग, होम रूल मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसका बेसिकली पर्पस क्या था, सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, ताकि खुद से गवर्न कर सके। आपने बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, 1916 का पीरियड के बारे में पढ़ा होगा। तो ये 79 का क्वेश्चन का आंसर ए था, इजी क्वेश्चन था। अब अगले बार आपको क्या करना है, हिंदू महासभा के ऊपर में अच्छे से पढ़ना है, SILF के बारे में अच्छे से पढ़ना है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले का, उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। इसी से क्वेश्चंस बनेंगे आने वाले टाइम पे, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर एक और क्वेश्चन देखेंगे, फिर बाकी हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लिएस्ट, तो आपको बताना है स्वामी दयानंद सरस्वती। टफ क्वेश्चन था, अनलेस आपको डेट एग्जैक्टली नहीं पता है, ये क्वेश्चन स्किप करने लायक था। इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। डेट्स पता है तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, डेट्स नहीं पता है स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। वैसे भी मैंने आपको बोला है कि हिस्ट्री का पेपर बहुत रैंडम आता है, तो 10 बुक पढ़ लीजिए, 20 बुक पढ़ लीजिए, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन आप ये क्या कहते हैं हिस्ट्री क्वेश्चंस को मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो इतना आपको रिस्क लेकर के चलना होगा। तो इसमें दिया है कि स्वामी दयानंद जो है स्टैब्लिश्ड आर्य समाज, ये आर्य समाज स्टैब्लिश हुआ था 1875 में, 1875 में। दीनबंधु मित्रा जो है नील दर्पण उन्होंने लिखा था, ये आपका 1860s के आसपास, 1859-60 के आसपास। ये जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, चट्टोपाध्याय रोट आनंद मत, ठीक है, तो ये आपका लिखा गया था 1884 में, ठीक है। और ये आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है 1864 में बेसिकली इंडियन सिविल सर्विसेज पास किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, दीनबंधु मित्रा रॉट नील दर्पण, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले यही हुआ था आपका 1858-1860s के आसपास, ठीक है। ये जो आनंद मत है बेसिकली आपने पढ़ा भी होगा कि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो यही आनंद मत से लिया गया है, तो ये बात पता होना चाहिए था। तो एक बार हम लोग 80 क्वेश्चन तक ही रखते हैं, और इसके बाद वाला पार्ट बना करके मैं ये बाकी के जितने 81 से 100 क्वेश्चन है उसे हम लोग करके खत्म कर देंगे 2018 के पेपर को। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं। लेंथ बहुत ज़्यादा अगर बढ़ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था ये बात कि अगर आपको लग रहा है कि लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वीडियोस का, तो आप बता सकते हैं। मैं बस फिर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं बस यही बताऊँगा कि इसमें क्या ट्रिक लग रहा है, और ये बोल करके आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। जैसा होगा आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसी के साथ हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।